अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान हुमा के साथ। अभी बिल्कुल वेलकम और कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज कल एक बात स्टैब्लिश हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस सुप्रीम आइन की बालादस्ती का हतमी फैसला सामने आ गया और इस पे तमाम पाकिस्तानियों को इससे बालाए नज़र होते हुए, इसको बालाए ताक रखते हुए कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, इस पे मुतमईन होना चाहिए, इस पे खुश होना चाहिए। अच्छा, अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात और कानून गालिबन फवाद चौधरी साहब ने कुछ फैसलों से आगाह किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कल किस तरह से प्रोसीडिंग्स में वो तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद जो गैर मुल्की मरासला है उसके शवाहिद अरकान असम्बली के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक कमीशन बनाने का वफाकी हुकूमत ने फैसला किया और अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कल के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती कल के फैसले से मुतासिर हुई है। पूछना सिर्फ ये था बसत एहतराम कि पार्लियामेंट की बालादस्ती आईने पाकिस्तान में दर्ज किए गए उसूलों ज़वाबित के तहत ही है, और अगर आईने पाकिस्तान को कोई रद्दी का टुकड़ा समझकर डस्टबिन में फेंकने की खुदा न खास्ता कोशिश करता है या आइन शिकनी का मुर्तकब होता है, तो फिर आप में वो मोरल करेज कैसे आती है कि आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करें, क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती आईने पाकिस्तान के तहत ही कायम है। हैविंग सेड दैट, फवाद चौधरी की बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि बातें एक होती हैं और एक्शन कुछ और कह रहा होता है, तो निगेट कर रही थी। अभी पिछले कुछ दिनों में जो सारा पूरे मुल्क ने, तो क्या मैं कहूँगी पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे थी कि ये क्या हो रहा है, तो वो किया किसने था? ऑब्वियसली वो हुकूमती पार्टी ने किया था। इसलिए वो कहते हैं ना, यू हैव टू वॉक द टॉक टाइप बातें जो होती हैं, आप बात कुछ कर रहे हैं और आपके एक्शंस टोटली निगेट कर रहे हैं आपकी इस डिज़ायर को। अच्छा जी, आज कैबिनेट कमेटी मीटिंग भी हुई है सुबह, उसका भी हमने आपको बताना है कि उस पर क्या क्या बात हुई, क्या फैसले हुए, क्योंकि आज अगर देखा जाए इफेक्टिवली तो हुकूमत का आज आखिरी दिन ही, आप इसको क्या कहेंगे? लेट्स सी, कल अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुकूमत नाकाम हो जाती है तो आज आखिरी दिन होगा, अगर कामयाब हो जाते हैं तो आखिरी नहीं दिन होगा, तो यही लग रहा है। अच्छा जी, अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा, एक कमीशन बनाने का फैसला भी हो गया, फिर यह भी कुछ बताया जा रहा है कि वो गैर मुल्की खत का मवाद अरकान पार्लियामान के सामने कल इजलास में रखा जाएगा। क्या क्या डिसीजंस हुए हैं और कल के 5-0 के इतने बड़े फैसले के बाद क्या तासुरात रहे हैं काबीना के अरकान के अंदर की? कुछ बात मालूम हो सकी, कोई रिजेंटमेंट, कोई तशवीश, या किसी को वजीर आजम ने ये पूछा या ये कहा कि कौन था उसको बुलाओ जरा सामने जिसने मुझे मशवरे दिए थे? कमेटी में भी इजाजत थी वजीर आजम से सवाल करने की, वो तो उनके अपने ही मेंबर्स हुए ना। आप वक्त में अब्दुल्ला और हुमा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। आज काफी मसरूफ दिन था वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम हाउस में। काफी आज पहले उन्होंने कानूनी टीम के साथ मीटिंग की, उसके बाद फिर सियासी कमेटी की मीटिंग थी, उसके बाद फिर काबीना के साथ मीटिंग थी, और अब पार्लियामानी पार्टी के साथ मीटिंग हो रही है, और उसके बाद वजीर आजम ने कौम से खिताब करना है। अब हुआ क्या है, सियासी कमेटी की मीटिंग के अंदर जो चीजें डिस्कस हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले कि आगे लाएमल क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। उसमें कुछ फैसले सामने आए हैं, क्विकली बता दूं कि अवाम के साथ जाना चाहिए, अवाम जलसे जुलूसे करते हैं, अवाम को ये बताना चाहिए, एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है, जो पहले हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं। उसके साथ साथ उसमें इस्तीफों के हवाले से जो बात हुई है कि क्यों ना मुस्ताफ़ी हो जाए तमाम हाउसेस से, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वफाक के जितने हमारे पास इस वक्त MN MPs हैं, तमाम लोग मुस्ताफ़ी हों, ताकि एक क्राइसिस डेवलप होगा और आने वाली हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी होगा। फिर हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को जनरल इलेक्शन की जानिब जाना पड़े। ये भी एक सजेशन थी जिसके हवाले से भी ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अभी जो काबीना का इजलास बुलाया गया था, ये खुसूसी इजलास था। ये किस लिए बुलाया गया था? इसकी बड़ी वजह ये थी कि वजीर आजम जाते जाते जिस खत के हवाले से उनको तनकीद का निशाना वो बन रहे हैं, वो समझते हैं, सारे लोग कहते हैं कि ये खत एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सेल्फ ड्राफ्टेड है, खुद बनाया गया है। उस हवाले से वजीर आजम इसको आज पब्लिक करने के हवाले से उन्होंने ये काबीना से मंजूरी लेनी थी। हमारी इतलात के मुताबिक एक तो सेक्रेटरी खारजा ने आके इनको ब्रीफिंग दी कि इस खत को आप पब्लिक नहीं कर सकते सीक्रेट एक्ट के तहत। उसके बाद वजारत पार्लिमानी उमूर ने उसको ब्रीफिंग दी कि आप इस खत को पब्लिक नहीं कर सकते। और एक अहम शख्सियत ने, उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी तरफ से इनको मैसेज आया हुआ है कि भी इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अब मसाइल ये है कि वज़ीर आज़म के पास एक ही ऑप्शन था, दूसरा एक कमीशन के हवाले से था, क्योंकि आज जैसे हुमा ने भी कहा कि हो सकता है कि अगर कल ये वोटिंग जो है वो अपोजिशन के हक में जाती है और वजीर आजम जो है वो उन पे अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, तो आज प्रैक्टिकली हुकूमत का आखिरी दिन है और काबीना का आखिरी इजलास ही हम इसको समझ सकते हैं कि इस वक्त जो ऑन कार्ड चीजें नजर आ रही हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो चीजें हमें नजर आ रही है उसके ऊपर हवाले से बात करेंगे।
तो इस वक्त हुकूमत जो है इसका ये आखिरी उन्होंने कहा जाते जाते वज़ीर आज़म अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए एक कमीशन बना के गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब की सरबराही में, जो प्रोब करेगा कि इसके पीछे अवामिल क्या थे। वो ये चाहते हैं कि इस खत के हवाले से तमाम वो शुबात सामने लाए जाएं जिस हवाले से अपोजिशन बार बार ये बातें बता रही है कि ये शक 90 रोज का वक्त दिया गया इस कमीशन को। अयाज, थैंक यू, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम बट थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। अभी इसी पे बात कर लेते हैं, कमीशन किस तरह से काम करेगा अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और अपोजिशन की हुकूमत बनती है और इमरान खान साहब की हुकूमत का आज प्रैक्टिकली आखिरी दिन होता है, तो फिर इस कमीशन की क्या हैसियत रहेगी? कमीशन तो बनना ही चाहिए और हक़ाइक़ तो सामने आने ही चाहिए। क्या ये कमीशन इसी तरह काम करता रहेगा या वो जो आने वाली हुकूमत है वो कमीशन बनाएगी? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। मीर साहब, प्रॉब्ली यही है सरप्राइज़ कि अब ये कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इससे पहले तो जब ये बातें की जा रही थी कि वो मरासला और वो तमाम अवाम के सामने और पब्लिक किया जाएगा, तो उस पर तो शायद जो मुख्तदर हल्के हैं उनको भी तशवीश हुई है और शायद फॉरेन ऑफिस को भी स्टेप इन कर जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके कि वो तो और ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती सारी बात। अब ये कमीशन ही है सरप्राइज़ या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और कमीशन कितना इफेक्टिव होगा, क्या ये काम कर सकेगा आने वाले दिनों में? देखिए अब्दुल्ला साहब, इसमें एक चीज़ जो हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं इस पर रिस्ट्रेंट ऑर्डर जारी कर चुके हैं। वो अपने उस ऑर्डर के आखिरी पैराग्राफ में वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि ये जो फ़ॉरेन ऑफिस की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है और ये किसी केबल का या ख़त का जो हवाला दे रहे हैं इमरान खान साहब, ये इसको पब्लिक करना जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और उसमें जज साहब ने अपनी उस जजमेंट में लिखा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े समझदार आदमी और हमें उम्मीद है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो ये किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है। अगर सेक्रेटरी खारजा उनको कह भी देना कि ठीक है आप पब्लिक कर दें, अगर कैबिनेट उनको कह भी दे कि हाँ जी कर दें पब्लिक आप, तो फिर भी वो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उस ख़त के बारे में, मुबैना ख़त के बारे में बहुत जो तजर्बाकार सफारतकार हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उनका कहना यह है कि अमेरिका से या बरतानिया से या कहीं से भी जो हमारे डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में फ़ॉरेन ऑफिस को जो केबल भेजते हैं, वो जो केबल का जो कागज़ होता है उसका कलर एक ख़ास किस्म का कलर है। मुझे उस कलर का पता है लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन वो वाइट कलर नहीं होता। और वो जो सफारतकार हैं, मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ, उनका नाम है अब्दुल बासित साहब, जो दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो जो इमरान खान साहब ने 27 मार्च को जलसे में इस तरह ये जेब से एक ख़त निकाल के इस तरह दिखाया था और कहा था कि ये ख़त है, तो उसका कलर वाइट था। तो वो अच्छा, वो हामिद मीर साहब, कल एक्चुअली मेरी भी इस सिलसिले में अब्दुल बासित साहब से बात हुई तो उनसे हमने भी ये सवाल किया और उन्होंने कहा कि जनाब वो तो अलामती गालिबन उन्होंने ख़त निकाल के दिखा दिया था और कलर उन्होंने हमें भी इसरार पे नहीं बताया था। वैसे वो आप भी नहीं बता रहे, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा, और ये वज़ीर आज़म के जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि अलामती ख़त था जो जेब से उन्होंने जलसे में निकाल के दिखाया था। अच्छा, अब देखिए ना, अब अलामती ख़त अगर आप जेब से जलसे से निकाल के दिखा रहे हैं तो वो जलसा आपने उसका उन्वान क्या था? अमर बिल मारूफ। तो मैं तो बहुत अल्लाह मियाँ से डरता हूँ, मैं तो बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ कि मैं इस तरह अमर बिल मारूफ के नाम पे लोगों को इकट्ठा करूँ और जेब से एक अलामती ख़त निकाल के कह दूँ ये ख़त है मेरी जेब में लेकिन मैं इसको वापस जेब में रख लेता हूँ। तो मैं तो इस तरह का काम नहीं करूँगा। मैं इतना परहेज़गार इंसान नहीं हूँ कि मैं इस तरह अपने सामने हज़ारों लोग जो हैं उनको बेवकूफ़ बनाऊँ। तो वो इमरान खान साहब जो हैं अब अगर जाते जाते वो एक कमीशन का ऐलान कर रहे हैं तो दरअसल वो उनके ज़हन में है वो मेमोगेट कमीशन की भी इंक्वायरी हुई थी। अच्छा, अब मेमोगेट कमीशन की इंक्वायरी किसने की थी? वो की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो जज हैं जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की हुकूमत ने नाअहली का रेफरेंस दायर किया। जब मैंने सबसे पहले 2019 में एक कॉलम लिखा कि इमरान खान की हुकूमत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर करने वाली है, तो इन्होंने मुझे बुलाया इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और इन्होंने कहा कि ये क्या लिख दिया आपने? मैंने कहा जी मुझे पता चला कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने लगे। तो इन्होंने कहा कि यार मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इकॉनमी का मसला है, ये मसला है, मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करूँ। इन्होंने इतने एतमाद से कंट्राडिक्ट कर दी मेरी इन्फॉर्मेशन कि मैं ख़ुद परेशान हो गया। मेरे साथ एक और भी साफ़ी थे, वो भी हमारे जियो के ही साथी हैं। तो बाद में जब वापस आ रहे थे तो मैं अब खामोश हो गया।
तो वो मुझे कहते हैं मेरे साथी कि आप खामोश क्यों हैं। मैंने कहा यार मैंने तो बड़ी मेरी पक्की इन्फॉर्मेशन थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो इसको कंट्राडिक्ट कर दिया। तो वैसे मैं हूँ खुश कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर रहा। मीर साहब ये गलत बयानी से, झूठ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये गलत बयानी से काम लेते थे जब इनसे पूछा जाता था, या इनके फैसले कोई और करता था बाद में? ये बात तो मिसलीडिंग हो गई ना। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ उसके 2-3 दिन के बाद, वो आ गया रेफरेंस, के बाद रेफरेंस आ गया, तो मैंने सर पकड़ लिया। और फिर वो जो हमारे दोस्त हैं जियो में, मैं उनका अभी नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा यार आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक थी। मैंने कहा मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक थी, बट याद करो कि इमरान खान ने कितने इत्मीनान के साथ मेरे साथ बात की और कहा कि नहीं तुम गलत कर, और बाद में साबित हुआ कि वो पूरा जो केस था उसके पीछे यही थे। हाँ, ये तासुर बाज़ ज़रूर देते थे कि कुछ फैसले मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, लेकिन उन्हीं दिनों में ये भी कहते थे कि हम सब एक पेज पे हैं। तो अगर आप सब एक पेज पे थे तो फिर आप में इतनी हिम्मत होनी। मुझे अभी तक याद है, मैंने इमरान खान को उस वक्त ये कहा था कि देखें काजी फायजी साहब ने मेमोगेट स्कैंडल की इंक्वायरी की तो पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ हो गई। कोयटा में जो एक बम ब्लास्ट हुआ था कचहरी में, उसकी इन्होंने इंक्वायरी की तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खिलाफ हो गई। और आपको याद होगा उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैंने इनको कहा कि अब आप इनके खिलाफ फैजाबाद धरना केस में आप इनसे नाराज हैं, अब आप भी इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा जज है जिसकी हर हुकूमत खिलाफ हो जाती है। तो कहते हैं नहीं नहीं बे ऐसी कोई बात नहीं, हमारे सामने तरदीद करके और उसके बाद उन्होंने रेफरेंस दायर कर दी। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो अमर बिल मारूफ के नाम पे इन्होंने जलसा किया और उसमें ऐसे ख़त निकाला और दिखाया, तो बहुत से फॉरेन ऑफिस के लोग, सर्विंग डिप्लोमेट्स और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स सब ये कहते हैं कि एक तो इनको ऐसे करना नहीं चाहिए, और दूसरा उनका ये ख्याल है कि कोई मुल्क इतना बेवकूफ़ नहीं होता, और वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर, कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को थ्रेट करे और उसको उसके हाथ में सबूत दे दे कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ, तुम अगर नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब नहीं होगी तो फिर हम तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। अच्छा मीर साहब, कोई मुल्क इस तरह नहीं करता। बिल्कुल आप, और अगर कॉमन सेंस ऑल्सो डिमांड्स कि इस किस्म की चीज़ें होती नहीं है, और ये इन्होंने पता नहीं क्यों ये तासुर देने की कोशिश की है खान साहब ने। लेकिन अब इस कमीशन का क्या होगा? जहां लेटर पब्लिक नहीं हो सकता, जहां लेटर किसी को दिखाया नहीं जा सकता, उस पर एक कमीशन बैठ के उसकी क्या ऑथेंटिसिटी डिसाइड कर रही है, क्या डिसाइड कर रही है, और फिर उसका जो निकलेगा कंक्लूजन वो कोई मानेगा? जिसने खत देखा ही नहीं वो क्यों मानेगा? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब कमीशन अनाउंस करते हैं तो नई हुकूमत जो है लेड बाय जो भी उसको शहबाज शरीफ साहब लीड करें या कोई भी करे, उसको चाहिए कि उस कमीशन को ख़त्म ना करे और इमरान खान साहब के ऐलान करदा कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि ये तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं ना कि फिर आप कमीशन बना लें, तो ठीक है, इमरान खान ने कमीशन बना दिया, आप उसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी यहाँ से शुरू करें कि वो कागज़ जो इमरान खान ने अमर बिल मारूफ के जलसे में इस तरह निकाल के कौम को दिखाया, वो कागज़ क्या था और जो एक्चुअली केबल आई थी वो क्या थी, यहाँ से शुरू करें। और फिर जो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो गुफ्तगू हुई थी और उसके स्टेक होल्डर्स कौन थे, और फिर उसका एक जो एलामिया जारी किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जारी किया, ISPR ने जारी नहीं किया, तो उसमें इन्होंने दावा किया बाद में इन्होंने भी और इनके मिनिस्टर्स ने भी कि जनाब वो जो भी वहाँ पे हमारी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसकी तमाम स्टेक होल्डर्स को की तईद हासिल थी, सबकी तईद से वो जारी हुई, उसकी भी इंक्वायरी की जाए। और फिर ये भी पता किया जाए कि ये जो सफारतकार साहब हैं जिन्होंने ये लिखा था उनसे भी पूछा जाए ना और कि आपने लिखा क्या था और जो इमरान खान साहब ने बोला वो क्या था। तो उन्हीं का बयान होगा अगर ये कमीशन बनता है, और इसकी फॉर्मेशन क्या होगी इसमें सर्टनली देखते हैं कि आने वाली हुकूमत जो भी होगी इन्हीं की कायम रहती है, इस पे कौन कौन लोग इसमें बैठते हैं, उस पर क्या डिसीजन होते हैं। लेकिन ये अब कमीशन का ऐलान कर दिया है इन्होंने, और आपकी ये राय है कि कमीशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सर्टनली होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, वो पब्लिक तो नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि वो जो हम तमाम सबूत हैं वो जितना भी हम रख सकते हैं उनके हक़ाइक़ कल अरकान पार्लियामान के सामने ज़रूर रख देंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन नो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। क्या सबूत? वही मरासिल। इसमें एक चीज़ और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ये जो इन्होंने कमीशन अनाउंस किया है, इस कमीशन का इन्होंने सरबराह जो है वो मेरा ख्याल है कि जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब जो हैं, जी बिल्कुल, जो उनको बनाया है। तो तारिक खान साहब जो हैं वो तो बतौर एक सोल्जर के उनकी बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, उसको तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
लेकिन उनके जो सियासी नज़रियात हैं वो तो सबको पता है, वो तो प्रो PTI हैं और वो पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि वो तो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। वो तो कहते हैं पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत है ये होनी नहीं चाहिए और ये गलत जमहूरियत है। तो कम अज़ कम बंदा ऐसा रखते हैं कि जिसको कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि जो नई हुकूमत आए उसको इसकी प्रोब ज़रूर करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको कल रखेंगे, अपने जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनके सामने रखेंगे। आप ज़रूर रखें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवाता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ऑर्डर जारी किया हुआ है कि आप सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो कहीं आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे। अगर आप जानबूझ के अपने आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप ये ख़त सही है, असली है, नकली है, जो भी है, इसके कंटेंट आप इस तरह शेयर नहीं कर सकते। अच्छा हामिद मीर साहब, कल तो एक बात स्टैब्लिश हो गई 5 सिफर के फैसले से कि 3 अप्रैल को आइन शिकनी हुई है। अब कल अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती है और जो भी हुकूमत पर सर इक़्तिदार आती है, जो भी वज़ीर आज़म होते हैं और काबीना जिसकी भी बनती है, आइन शिकनी की सर्टनली एक सज़ा है। तो क्या अब वो लोग, आपकी तो चूँकि बात होती रहती है, क्या कोई परसू करने का इरादा रखता है जो कलीदी किरदार हैं इसमें, जैसे कि डेप्यूटी स्पीकर हैं फवाद चौधरी साहब हैं, सदर मुमलिकत हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, क्या इस मामले को कोई अपोजिशन में से आगे बढ़ाने का इरादा रखता है या फिर अब बस बात यहीं ख़त्म करके और मुल्क की खातिर आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं? अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा एज अ जर्नलिस्ट कि अपोजिशन क्या चाहती है, फिर मुझे आप इजाज़त दीजिएगा मैं अपना ज़ाती ओपिनियन भी दे दूँ आपको। ठीक। देखें, अपोजिशन तो बिल्कुल चाहती है कि इमरान खान साहब ने अगर आइन तोड़ा है तो उन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए, और आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ही फ्रेम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही फ्रेम करती है। जैसा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की वायलेशन का मुकदमा बनाया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे तो फिर उनके पास एक एक्सक्यूज़ आएगा कि भाई आपने जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो परवेज़ मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग शुरू की, लेकिन मुकदमा कंक्लूड नहीं किया आपने, तो उसको तो आपने सज़ा नहीं दी आर्टिकल 6 की। मुझे आप सज़ा देना चाह रहे हैं क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो एक तो उनको मजलूम बनने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पसंद ना आए या बहुत से आपके सुनने वालों को भी पसंद ना आए। मेरा ये ख्याल है कि ये जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है इसके तहत आप इमरान खान को गद्दार करार देना चाह रहे हैं ना, तो ये गद्दारी जो है ना पाकिस्तान में ये एक एजाज़ है, ये एक तमगा है जो पाकिस्तान के बनाने वालों पे ये इल्ज़ाम लगा था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को अयूब खान ने कहा था कि तुम गद्दार वतन हो, उन पे मुकदमा बना दिया गद्दारी का, हालांकि वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, वो मुत्तहदा बंगाल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जिन्ना पे भी लगा, लेकिन वो और ये कॉन्टेक्स्ट अलग अलग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि फातिमा जना ने जब कहा पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की जगह पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, तो अयूब खान ने टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देके कहा कि ये औरत इंडियन एजेंट है, ये गद्दार है। ठीक है जी, तो वहाँ पे भी आइन की बात ही हो रही थी ना। तो ये गद्दारी का इल्ज़ाम जो है ये पाकिस्तान के बानियान पे लगता रहा है, ये बड़े बड़े लोगों पे लगता रहा है। तो ये इमरान खान को इतना बड़ा एजाज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि जी इसने भी गद्दारी किया है, आइन से बगावत किया, इस पर भी मुकदमा बनाए, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब पे और बहुत से मुकदमे बन सकते हैं। उन पे ऐसे मुकदमे, वो ऐसे नैरेटिव में फंस जाएंगे जिस नैरेटिव को वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इमरान खान पे आपको आर्टिकल 6 का मुकदमा इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि आप अगर परवेज़ मुशर्रफ पे मुकदमा नहीं चला सके, उसको सजा नहीं दे सके, वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, तो आप इमरान खान को मजलूम क्यों बना रहे हैं? ये शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं आर्टिकल 6 लगाना, बिलावल साहब भी चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत शदीद तरीके से चाहते हैं कि लेकिन सर सबको अपने अपने मोर्चों से निकल कर अब आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। मुख्तसरन बताइएगा। मुनीफ फारूक मैं समझता हूँ कि जी आप सही कहते हैं कि सबको अपने अपने मोर्चों से निकल के आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मौलाना फजलुर रहमान और कुछ अपोजिशन की जो दीगर शख्सियात हैं जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है या मैंने उनकी जो बातें सुनी है, मुझे लगता है कि वो आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये इमरान खान हमेशा गद्दार करार देते रहे और बहुत से इस मुल्क में पैट्रियाटिज्म के अलंबरदार कहते रहे ये गद्दार हैं, बहुत से जो बलोच लीडर हैं, सिंधी लीडर हैं,
पश्तून लीडर हैं जिनको ये हमेशा गद्दार कहते रहे हैं, ख़ास तौर पे PTM वाले, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो एजाज़ जो इन बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों का है वो वही एजाज़ आप इमरान खान को दे दें। तो वो चाहते हैं प्लीज़ ये गद्दारी एक एजाज़ है, पैट्रियोटिज्म एक गाली है, ये एजाज़ हमारा है, ये आप प्लीज़ इमरान खान को इस डिस्कशन के दरमियान ये लफ्ज़ गद्दार सुन लिया और इसको डिस्कस कर लिया और इस्तेमाल कर लिया। और मैं सोच रहा था कि जब से ये लेटर वाला मामला हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात के सारे लोग दूसरों को तकरीबन क्या मुकम्मल गद्दार ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो कभी कभी आप ये देखें तो बड़ा घुटन का सा माहौल महसूस होता है, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम सब मुहिब्बे वतन हैं, जैसा कि कल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो तो नहीं कहते कि जनाब ऑपोजिशन या उसका कोई भी रुकन जो है वो गद्दार है, सब मुहिब्बे वतन है। मुझे तो ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर मादरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार कहा गया तो कोई भले मुझे 100 दफा गद्दार के, मैं तो उसको एक्सेप्ट करता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और इसी में हम शामिल करते हैं मुनीब फारूक को भी। मीर साहब, मुनीब बताइएगा, अब हम जरा कानूनी पहलुओं पे बात कर लें कि जो कमीशन आज बनाने का ऐलान किया है इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। सर्टनली कंट्रोवर्शियल तो होगा ही होगा, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि इस पे कौन कौन से मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, उस पर अपोजिशन हुकूमत दोनों का एक पेज पर आना, ये मामला आगे बढ़ पाएगा? आपको क्या लग रहा है कमीशन वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, बना तो हो सकती है, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि किन शख्सियत को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी पर्सनल लाइक्स, इंक्लिनेशंस क्या है। पहले तो ये बताया। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात होगी। दूसरा ये कि 90 दिन के अंदर आपने करना है, तो इमरान खान साहब की हुकूमत तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अगर कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर वोटिंग कल होनी है और होनी चाहिए भी, बहुत से लोगों को तकलीफ है इस बात पे कि अदालत ने ये क्यों कह दिया। अदालत ने इसलिए कहा क्योंकि आप एक गैर आईनी अमल के मुर्तकिब हुए, आप उस अमल से भागे, आपने एक पूरा ड्रामा रचाया और एक ऐसा काम किया जो कि बहुत से लोगों को मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में भी शर्मिंदा करता रहेगा। अब जब आपने किया तो अदालत को मजबूरी में ऐसा फैसला आपके खिलाफ देना पड़ा जिसमें आपको ये तंबीह की गई कि आप एक अमल को मुकम्मल कराइए। ऐसी सूरत हाल में एक कमीशन पहले आप एक दिन बना रहे हैं, तो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कल तहरीक अदम एतमाद डिफीट हो जाती है तो ठीक है, वो आगे ये इंक्वायरी चलती रहेगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब कल वज़ीर आज़म ही नहीं रहते और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है, जो नई हुकूमत होगी, अगर वो चाहेगी तो इसको इन्वेस्टिगेट करवाती रहेगी, और अगर वो चाहेगी तो इस कमीशन को विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन खत्म कर देगी। इसलिए क्योंकि ये कोई अदालत का बनाया हुआ कमीशन तो है नहीं, या कोई अदालती कार्रवाई तो है नहीं, ये तो एक एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। एग्जीक्यूटिव ने किया है, कोई नया एग्जीक्यूटिव आएगा वो समझेगा इसकी इस तरह की इंक्वायरी या इन शख्सियत की सरबराही में ऐसा इंक्वायरी कमीशन कबूल नहीं है तो वो कर लेगा, इसको खत्म कर देगा। लिहाजा इमरान खान साहब की पूरी जमात, अगर आप सारा से दिन देखें, जो आपको मेल्ट डाउन, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको नजर आएगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो अब ऐसे लोग जो कि कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, उनको ये तकलीफ है जी कि अदालत ने ये क्यों कह दिया। वो इस बात के ऊपर शर्मिंदा नहीं है कि अदालत ने उनके एक अमल को गैर आईनी करार दिया। हाँ मुनीब, लेकिन जब अदालत किसी के अमल को गैर कानूनी करार देती है और फिर रिवर्स कर देती है उस एक्शन को, इज दैट इनफ, या इसकी कोई सजा, कोई रेप्रिमांड भी होना चाहिए? क्योंकि अभी भी आज के दिन, कल फैसला आ गया, आज के दिन भी अगर आप इन सारे PTI के मेंबरान को देखें तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं अदालत के इस फैसले को। अब वो उन पे फैसला आ भी गया, उनके एक्शन रिवर्स भी हो गया, कल पूरा ये There is no remorse, तो is that enough, या फिर इसके बाद रेप्रिमांड करने के लिए टू मेक श्योर कि अगला समझे कि ये गलत काम हुआ है, कुछ मजीद एक्शन भी होना चाहिए था? देखिए, अब उसका हवाला अगर हम सब ये समझ रहे हैं कि जी एक गैर कानूनी, गैर आईनी काम हुआ तो फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लग जाए और उसके तहत सजा हो जाए, मैं नहीं समझता कि ये कोई राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। इसके अंदर थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हमें जरूर ड्रॉ करनी चाहिए कि जिस केस का हवाला नॉर्मली दिया जाता है, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब है, अब अगर वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पर आइन की सबवर्शन करते हैं, उसे एब्रोकेट करते हैं, अबेंस में डाल देते हैं, वो एक और काम है, वो उसकी नौयत निहायत शदीद है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या मेरा ओपिनियन है, इससे बहुत लोग डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन महज एक गैर आईनी अमल का हो जाना किसी को भी मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली उस पर ये कोई हड़ा चल जाना चाहिए। जो आज की ऑपोजिशन है, आपको लगता है कि उन्हें ये चार्जेस फ्रेम करने चाहिए अगर वो बरसर इख्तिदार आते हैं कल? तो
मैं समझता हूं कि ऐसा करने से एक सेल्फ डिफीटिंग मूव होगी, लिहाजा इमरान खान साहब को इससे कोई सियासी फायदा तो नुकसान तो होगा नहीं, बल्कि वो इससे फायदा ही लेंगे कि देखें ये आके मेरे खिलाफ। हामिद मीर साहब आई गेस उन तक मैं ये पैगाम पहुंचा देंगे सारे ऑपोजिशन रहनुमाओं से इनकी तबादले से मुलाकात होती है। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, छोटी सी बात कि इमरान खान साहब के लिए तोशाखाना का केस काफ़ी है। तोशाखाना के केस की जब तफसीलात आएंगी, अगर उस पर आप केस बना देंगे तो इमरान खान साहब के लिए वही काफ़ी है, वो उसी में से नहीं निकल सकेंगे। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो मीर साहब एक चीज़ होती है कि एक इंसान जो कि इतना जद्दोजहद करके अपने स्ट्रगल जो कि 22 साल 24 साल के स्ट्रगल का बार बार जिक्र करते रहते हैं, तो उसमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हम लेगेसी क्या छोड़ रहे हैं इस वक्त। ऑब्वियसली जो सारे एक्शंस लिए गए हैं उनसे तो नहीं लगता कि खान साहब को अपनी लेगेसी की कोई फिक्र है। क्या लगता है क्या करना पड़ेगा उनको ये रिवर्स करने के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया हुमा। ये मैं खुद 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि यार ये इमरान खान ने इतनी जद्दोजहद की और इसको इतना यहाँ तक लाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। इसने ना तो अपने साथियों को बख्शा, ना मीडिया को बख्शा, और अब ये अपने आप को भी नहीं बख्श रहा। इस वक्त जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, दरअसल ये अपने आप को तबाह कर रहे हैं। इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। आज देखें, जाते जाते अभी ये जा रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है बतौर वज़ीर आज़म। आज भी वो एक तकरीर करना चाह रहे हैं और जाने से कुछ घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो आपने पीका ऑर्डिनेंस जारी किया था ये एक स्याह कानून था। आखिरी दिन भी उनके दामन पे एक और स्याह धब्बा लगा दिया गया है। तो आज तो उनको जाते हुए एक ऐसी तकरीर करनी चाहिए कि जो एक स्टेट्समैन की तकरीर हो, एक एंग्री ओल्ड मैन की तकरीर नहीं होनी चाहिए। उसमें वो कहें कि मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं, मैंने मीडिया के खिलाफ कुछ ब्लैक लॉज लेके आया, मुझे गलत एडवाइस की गई, मुझे वो नहीं करने, उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। अगर वो सॉरी कर दें, कम से कम मीडिया को सॉरी कर दें, कम से कम अपने उन साथियों को सॉरी कर दें जो कि उनसे नाराज़ होकर अपोजिशन से जा मिले और इन्होंने उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि तुमने नोटों की बोरियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। तो उससे इमरान खान साहब के खिलाफ जो बहुत एक अपोजिशन के सर्कल्स में जो एक नफरत है ना और गुबार है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो कहते हैं हम इस पे आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे हैं, वो बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन वो मुझे लगता है कि आज भी वो शाम को कुछ ऐसा करके जाएंगे कि उनके खिलाफ रिएक्शन और गुस्सा जो है उसमें मजीद इजाफा होगा। लिहाजा क्योंकि जैसे इमरान खान को हम जानते हैं, नहीं, वो तो नहीं सिर्फ खान साहब पे ये बात नहीं छोड़े, आप तो ये सारी हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हिस्ट्री को जानते हैं। आज तक सॉरी किसने की है? कभी भी कुछ हुआ हो, कोई भी जाते जाते सॉरी करता है? लोगों ने किया। देखे, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये मैं अभी आपको लेटेस्ट वाकया मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिलावल साहब ने 26 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद में APC की PDM इन्होंने बनाई थी। PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई कि हमने इमरान खान को निकालना है। मसला क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी कहती थी नो कॉन्फिडेंस लेके आओ और PMLN कहती थी नहीं, असम्बलियों से इस्तीफे दो। तो इस पे लड़ाई हो गई, इनके रास्ते जुदा हो गए, फिर ये इकट्ठे हो गए और उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तो दोस्ती हो गई, लेकिन आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान डेडलॉक था। इनकी बोलचाल बंद हो गई थी। इनके कुछ कॉमन दोस्तों ने कोशिश की कि कम से कम इनकी फ़ोन पे बात करवा दें। मैं आई विटनेस हूँ, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान के पास एक उनका और जरदारी साहब का कॉमन दोस्त बैठा, उसने फ़ोन मिलाया जरदारी साहब को और मौलाना को पकड़ा दिया। मौलाना बात नहीं करे। कभी जरदारी साहब को कहा कि आप फलाना वक्त पे उनको जाके मिल रहे, वो नहीं मिल रहे। आखिरकार फिर ये हुआ कि फिर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की और एक दूसरे को सॉरी कह दिया। ये सॉरी जो कहा तो ये एक बॉम्ब शेल था इमरान खान के लिए, और उस सॉरी के नतीजे में ये नो कॉन्फिडेंस की मूव आई है। और तो आज हम यहाँ बैठ कर ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो सॉरी जो है ना वो अगर वक्त पे कर दी जाए तो बड़े बड़े काम करा सकती है। जी चलें मुनीब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लेगेसी की हुमा और हम सब घर पे भी आपस में बात करते हैं कि एक 70 साल का आदमी जिसने बड़ी स्ट्रगल की, जिस स्ट्रगल का वो जिक्र भी करता है, मतलब एक आइन शिकन के तौर पर याद रखा जाए, जिसमें पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने यह फैसला 5 सिफर से सुना दिया कि आपने आइन शिकनी की है और अपने सर्टनली अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए ही की है और तो उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। तो ये कट्टा कब खुलेगा कि ये किसने मशवरे दिए? क्योंकि अटॉर्नी जनरल अगर नहीं इसको सपोर्ट कर रहा है इन अदालत, तो कौन लोग हैं जिन्होंने ये मशवरे दिए और इस नहज पर खान साहब को पहुंचाया? और खास तौर पे मुनीब, क्योंकि अब तो 92 का वर्ल्ड कप की वो लेगेसी वो खत्म, वो अब नहीं याद रहती, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज उसके ऊपर आ गई है। ये वाली लेगेसी शायद ज्यादा बड़ी आ गई है, मेरा ख्याल है भारी पड़ेगी उस पर।
देखिए हुमा अब्दुल्ला मेरे ख्याल में आप दोनों से और मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं हामिद मीर साहब इमरान खान साहब को, और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब शायद मैं गलत साबित हो जाऊं अगर आज वो तकरीर करें। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और ना ही हम में से किसी को ये खुशफहमी कि इमरान खान साहब को बड़ी स्टेट्समैन स्पीच देंगे आज और कहेंगे कि यार फाइन फेयर इनफ, आई स्टेप डाउन, या कोई फाइन आई विल फेस इट, और अगर इफ आई एम वोटेड आउट तो फेयर इनफ, द पॉलिटिक्स नेवर एंड्स, और आगे चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें ये इस चीज से निकल आना चाहिए। इमरान खान साहब एक बहुत से लोगों ने कल इतराज किया, मैंने एक लफ्ज डिस्ग्रेसफुल यूज किया था। जब आपका एक्ट ही डिस्ग्रेसफुल हो जाए, जब आपको पता लग रहा है कि यार फाइन आई एम डाउन एंड आउट, और फिर भी आप बस कोई वो कहते हैं ना तरले मिलते हैं, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी फुट फीट ड्रैग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो द एंटायर एक्ट बिकम्स वेरी डिस्ग्रेसफुल एंड अनबिकमिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। नाउ द फैक्ट में जो आप लेगेसी की बात कर रहे हैं, लेगेसी मेरा नहीं ख्याल, इमरान खान साहब की लेगेसी यही है कि तुम चोर तुम डकैत सारे फारग, अकेला मैं अच्छा, मेरे साथ जो लोग हैं वो अच्छे, बेशक वो पुराने बुरे थे लेकिन अब मेरे साथ आके सारे अच्छे हो गए। एक लेगेसी ये है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया, देखिए जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में होते हैं ना, आपको हर 2 नंबर एडवाइस मिलती है, और फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इलेक्ट भी नहीं हुए होते, जिनका काम ये होता है कि बस कहते हैं ना पंजाबी में चुप के रखो भाईजान, मतलब अन्नी पा दो सर। ये मैं ऑनेस्टली आई डोंट हैव बेटर वर्ड्स, आई डोंट हैव अ बेटर एक्सप्रेशन टू पुट इट, बट ये अगर ये सोच हो ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप तो महान हैं सर, आप कमाल कर देंगे, आज आप ऐसे करें, ये कर दें, अगले दिन हम ये कर देते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, ये देखें हम कैसे करते हैं, ये सारे चोर, ये सारे। और फिर एक और जोन भी है ना कि इस वक्त पब्लिक आपके साथ है और आप निकलेंगे तो मतलब 10 लाख लोग आ जाएंगे, ये जोन भी तो था। बात ये है कि ये जोन ठीक ही हो, 100% ठीक हो, तो भाई आप तो अल्लाह का नाम लें, अगर आप वोट आउट हो रहे हैं तो आप बाहर जाएं, इलेक्शन कैंपेन करें और जीत के फिर आ जाएं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब और लोग रौनक में ये कहते रहे कि वो फलाने की सियासत खत्म होगी, फलाने की सियासत खत्म होगी। आज आप देख लें, आप लोग रौनक उनकी, आप टीवी पे इंटरव्यू भी कर लें उनका या उनको टेलीफोन पे बीपर ले लें, तो वो रौनक तो वो जवाबात में भी उनकी खासी वाज़े नजर आती थी। वो एक उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, सबसे बड़ी वजह ये है कि एक होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक होती है इलनेस, बीमारी, ठीक है जी, एक होता है सिंड्रोम। पूरी तरीके इंसाफ एक सेल्फ राइटियस सिंड्रोम का शिकार है फ्रॉम द डे वन, और मैं आपको यकीन माने ये उनके अंदर रहेगा, इट इज एम्बेडेड इन देयर डीएनए, ये उनके साथ रहेगा और अब वो हमेशा इन द टाइम्स टू कम भी। तो मैं आप दोनों या बसद एहतराम मीर साहब मौजूद हैं, हमसे बहुत ज्यादा तारीख जानते हैं, तो मेरे ख्याल में हम सब की ख्वाहिश ही रहेगी कि वो कोई स्टेट्समैन स्पीच देंगे। इमरान खान साहब कोई स्टेट्समैन स्पीच नहीं देंगे। मैं आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इफ ही डज सो, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। हां, लेकिन मुनीब एक जरा अलार्मिंग जी, एक अलार्मिंग चीज इसमें, जस्ट टू कैरी दैट फॉरवर्ड, बल्कि मीर साहब आप ही बता दें, उनके जो फॉलोअर्स हैं मीर साहब, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी थोड़े से बागी हो चुके हैं, इन द सेंस के द वेरी फैक्ट कि या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको, आप अपने आइन को तोड़े हैं, दिस डज नॉट मैटर टू एनीबडी। अब ये दिस इज अ लार्ज चंक ऑफ आवर सोसाइटी जो यूथ है, और पढ़ी लिखी विदाउट इवन पढ़ी लिखी, लेकिन आइन नहीं फिर भी पढ़ा, जिनको ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उनका लीडर जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ये कर सकता है। कहते हैं आइन शाइन क्या होता है, बस जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जिसपे हमने भी बात की। तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग है। खान साहब चले भी जाएं तो उसके बाद ये जो पूरी एक फ्रेटर्निटी है जो उनको फॉलो करती है, उनकी यही माइंडसेट है। अब्दुल्ला और हुमा, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने कासिम खान सूरी साहब की एक ट्वीट देखी। कासिम खान सूरी साहब ने एक ट्वीट की जिसमें एक तखयलाती तस्वीर है कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं, और उसमें जो पोजीशनिंग थी वो ये थी कि कायदे आज़म जो है वो इमरान खान के पाँव की तरफ यानी कदमों में बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब ऐसे करके बैठे हुए हैं बड़े शाहाना अंदाज में। तो मैंने वो जब तस्वीर देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई बतौर एक पाकिस्तानी के, कि मैंने कहा यार ये मेरे फादर ऑफ द नेशन बाबा एक कौम को इमरान खान के कदमों में बैठा दिया है। और ट्वीट कौन कर रहा है? डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली। अच्छा, ये 3-4 दिन पहले उन्होंने की। कासिम खान सूरी साहब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे मेहरबान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो उनकी ट्वीट से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने फिर इंतज़ार किया, मैंने कहा ज़रा ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाए फिर मैं इनको जवाब दूंगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो मैंने फिर उनकी ट्वीट का उनको जवाब दिया है। अच्छा, अब उस जवाब पे मैंने
अपनी तरफ से तो बानी पाकिस्तान की जो तौहीन है उसकी मजम्मत की, लेकिन मुझे फिर उनके कुछ एक दो साथियों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आपको क्या तकलीफ है, हम पहले ही मरे हुए हैं, आप हमें ऊपर से मार रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ट्वीट नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ आपने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के साथ एक तो इमरान खान को बिठाना नहीं चाहिए, ऊपर इमरान खान के कदमों में बिठा दिया आपने कायद-ए-आज़म को। तो वो इसमें कह रहे हैं इसमें क्या जाता है जी। देखिए उनकी ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, उनको ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का मुकाम क्या है हमारी हिस्ट्री में। तो इतना बंदे को नाइव नहीं होना चाहिए। उनको मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब और उनके बहुत से फॉलोअर्स ये खब्ते अजमत का शिकार हैं। जो मुनीब साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, सेल्फ राइटियसनेस, ये उर्दू में इसको कहेंगे खब्ते अजमत, यानी कि अपनी अजमत का खब्त है। और अब उसमें तस्बीह हाथ में पकड़ के ज़ोम में तकवा भी आ गया, अपने तकवे का बड़ा ज़ोम है, अमर बिल मारूफ। तो ये खब्ते अजमत और ज़ोम तकवा जो होता है जब किसी हुक्मरान में आ जाए तो फिर वो हुक्मरान ना सिर्फ अपने आप को तबाह करता है, अपनी कौम को भी तबाह कर देता है। लेकिन आप देखें कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के बाद आज एक दिन में आपकी इकोनॉमी जो है उसमें कितनी पॉजिटिव चेंज आई है। स्टॉक मार्केट 6-6.5 का मोराल भी बुलंद है। मीर साहब एक बात आपसे जाननी है हमने, मतलब इमरान खान साहब का ये तो है ना वतीरा कि जो उनके साथ है वो सही है और जो नहीं है उनके साथ वो गलत तो है ही, गद्दार भी है, ये जब से लेटर वाला मामला आया है। तो अगर इनको कल को अपोजिशन में जाना है तो चाहे वो लॉयर बॉडीज़ हों, चाहे वो एंकर पर्सनस हों, सहाफ़ी हों, सिविल सोसाइटी की सेन आवाज़ें हों और दीगर ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में बुलंद करने वाले लोग हों, आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हों, या NGOs हों, या इदारे हों, या ऑर्गेनाइजेशंस हों, इन सब को वो फॉरेन फंडेड अब गुज़श्ता 1-1.5 माह से या जब से लेटर वाला मामला हुआ है फॉरेन फंडेड और गद्दार कह रहे हैं। तो इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि कल को इन्हें अगर ऑपोजिशन पे बैठना है या ऑपोजिशन पे जाना है तो इन तमाम लोगों की सपोर्ट इन्हें चाहिए होगी। देखें, ये मैंने इमरान खान साहब को देखा है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो कोई और इमरान खान है और जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो कोई और इमरान खान बन गया। यानी कि मैंने बहुत से लोगों में ये तब्दीली नोटिस की कि पीपल्स पार्टी के लीडर, PMLN के लीडर, अपोजिशन में कुछ और उनका रवैया होता है, हुकूमत में कुछ और होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन इमरान खान में इतनी ज़्यादा चेंज आई, जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ मैं ज़ाती तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाता था वो थी उनकी गलत बयानी। वो गलत बयानी बहुत करते थे और इस तरीके से गलत बयानी आपके मुंह पे खड़े होके आपको कह देंगे कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसी है, और इतने एतमाद से कहते हैं कि आपके पास रास्ता कोई नहीं है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर सही कह रहा होगा। ये जो उनमें चीज़ है ना, ये बहुत गलत उनमें चीज़ है। और इसमें मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब अपोजिशन में थे तो एक तरह से मीडिया के लोगों के साथ, बीट रिपोर्टर्स के साथ, एंकर्स के साथ, कॉलमिस्टों के साथ रेगुलरली मिलना, उठना, बैठना, खाना खाना, बल्कि उनको फ़ोन करके कहना यार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, फ़लाँ चीज़ पकवा दो, फ़लाँ चीज़ पकवा दो। लेकिन जैसे ही वो बने प्राइम मिनिस्टर तो उसके बाद तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने सुना तुम एक प्रोग्राम में तुमने ये बात की, तो हाउ डेयर यू। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। हमारे दोस्त हैं कि रिशाद भट्टी साहब बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं आजकल वो इमरान खान को। एक प्रोग्राम था नॉट जियो, एक और टीवी चैनल पे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे और एक खातून एंकर जो है वो प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी। तो इमरान खान साहब, हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब ये प्रोग्राम भी वॉच कर रहे हैं लाइव। अब भट्टी साहब ने कोई ऐसी बात कर दी कि देखें मेरी जो वाइफ हैं वो मुझे कहती हैं कि देखो इमरान खान अपनी बीवी की कितनी इज्जत करता है, तो तुम भी मेरी इतनी इज्जत किया करो। तो इमरान खान साहब ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया, ये भट्टी साहब ने कह दिया। वो जनाब अभी मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो भट्टी साहब परेशान हो गए। मैंने ब्रेक हुई, मैंने कहा क्या हुआ है? कहता खान साहब का मैसेज आ गया, एक ही बोल देता ही। और मैंने कहा यार ये प्रोग्राम भी देखने अंदाजा लगाएं कितनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो, यानी कि वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर तो शायद उनकी तवज्जो इन्हीं मामलात पे रही है, इसलिए जहां तवज्जो होनी चाहिए थी वहां नहीं रही। और गलत बयानी की आप बात कर रहे हैं तो मतलब किसी के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो इंतखाबी मंशूर था और जो इंतखाबी वादे थे अगर आज पलट के देखें तो वो सारा गलत बयानी ही साबित हुआ है। मतलब वो तो तवील एक फहरिस्त है। अच्छा, ताज़ा तरीन खबर है हमारे पास, अमीर साहब, मुनीब आप भी सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया है और वही रिवायती बयान आया है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन का भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया है। इस्तीफ़े ना देने का बाय द वे ज़राए के मुताबिक फैसला हुआ है कि वो जो इस्तीफ़े इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बात हो रही थी
वो ऑप्शन माइनस हो गया है। हमें असेंबली में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। तो ये तो खुशाइंद फैसला है। मुनीब, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे कि इस्तीफे नहीं दे रहे अपेरेंटली अब ये लोग तमाम इतनी डिटेल्ड है मुनीब के, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौमी असेंबली में अरकान लंबी लंबी तकारीर करेंगे ताकि टाइम वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने लिखा हुआ है ये। नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर अगले दिन पे चले जाए, इफ्तारी का टाइम आ जाए। लेकिन ये आपको पता है पॉइंट सामने ही आए हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी आगे होंगे, तो देखिए जरा बहुत सी बातें हैं। जी मुनीब। देखिए, अगर ये जिस तरह आप बता रही हैं, अगर ये स्ट्रैटेजी है कि आपने लंबी लंबी तकारीर करनी है और सिर्फ मामले को डिले करना है, इसलिए तो मैं अब आई डोंट हैव अ बेटर एक्सप्रेशन, लेकिन ये एक निहायती इनफेंटाइल और बचगाना सोच है कि बस जी हमने किसी तरह, जैसे वो स्कूल में बच्चे होते हैं ना कि किसी तरह टीचर को बातों में लगा के और वो टाइम गुजर जाए और हमें होमवर्क ना चेक करवाना पड़े जो हमने किया नहीं होता। तो अगर पूरी सियासत जिद पे मबनी नजर आती है। मतलब अब इसी में एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इन्हें आसानी से अचकन नहीं पहनने दूंगा। मतलब ये अब प्राइम मिनिस्टर का बयान है। चले आप जाके फिर वो मतलब बात ही रह जाती है, फिर आप उस अचकन को उधेड़ दीजिए या उसको जला दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो आइन को उधेड़ा था अचकन के चक्कर में। वो बात यह है इस चक्कर में आपने बसद एहतराम इन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी काबीना में जो इनके कुछ एडवाइजर्स हैं जिन्होंने इन्हें इल एडवाइस किया, अपनी गत बनवा ली आपने सुप्रीम कोर्ट से। अब जब आपने अपनी गत बना ली है और आपको सुप्रीम कोर्ट ने तंबीह कर दी है टू दी एक्सटेंट कि आपको कहा गया है, आपके स्पीकर को कहा गया है कि भाई एक तो फेडरल गवर्नमेंट किसी रुकन को रोकेगी नहीं वोट करने से उस प्रोसेस के अंदर, साथ ही मजबूरन उन्होंने कहा कि उन्होंने आपका कॉन्डक्ट देख के ये ऑर्डर किया है। अगर आप खुद को इस नहज पर ना लेके जाते, आज सारे मैं कह रहा हूँ ना रो पीट रहे हैं कि देखिए जी ट्राइकोटमी ऑफ पावर खराब हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय हो गया। भाई व्हाट लेड टू दिस? आपने एक ऐसा मिसाल कायम की, आपने एक ऐसा घटिया मिसाल कही एक सिविलियन हुकूमत ने। आज आप कह रहे हैं कि ये जुडिशल कू हो गया, तो आपने सिविलियन डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई थोड़े दिन पहले? आपने कोई हरकत कोई आइन के या कानून के मुताबिक की थी? आपको कोई एहसास शर्मिंदगी है? अगर नहीं है तो फिर आप भुगतें, देन गो एंड फेस इट नाउ। ये क्या तरीका है कि अब आप सोच रहे हैं अच्छा जी जाके हम लंबी तकरीरें करेंगे? यार आप मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं और आप क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, लोगों को क्या दिखा रहे हैं? इमरान खान बहुत दलेर है, बहुत बिल्कुल दलेर होंगे जी। दलेरी का मतलब ये नहीं होता कि आप वो जैसे कहते हैं ना दो नंबरी बचत एहतराम, आप बुरा लगेगा दो नंबरी पे उतर आए और आप फिर फाउल प्ले करना शुरू कर। तो फिर समझ नहीं आ रहा कि सारी उम्र जिस आदमी ने क्रिकेट खेली हो और स्पोर्ट्स में रहा हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो स्पोर्ट्स पर्सन में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसका इस सारी एपिसोड में एक लम्हे के लिए भी कभी भी मुजाहिरा नहीं किया गया। मीर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अब वो कहते हैं कि मैं इनको अचकन नहीं पहनने दूंगा। पेन मतलब उन्हें ये पता लग गया है शायद कि वो पेन तो लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आसानी से नहीं पहनने दूंगा, उसमें कोई बखिया उधेड़ दूंगा उसका। वो आपने क्रिकेट का जिक्र किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे एक बहुत मरूफ क्रिकेटर हैं उनका फ़ोन आया, तो वो मुझे मिलना चाह रहे थे। मैंने कहा यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो हमारी ट्रांसमिशन होनी है। उन्होंने कहा रास्ते में थोड़ी देर के लिए मिलते जाओ। मैंने कहा यार अच्छा आप इस तरह करें, हमने एक मीटिंग पॉइंट बनाया, मैं वहाँ पे जो है उनको रुक गया, मैंने गाड़ी रोक ली। वहाँ पे 5-6 मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब्स के लोग खड़े थे हार लेके। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं, हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे सेलिब्रेट करें। हमने कहा आपको हार पहना दे। मैंने कहा मैं तो साफी हूँ भाई, मेरा क्या, ये जाए आप कहीं पे शहबाज शरीफ को ढूंढें उसको पहनाएं। मैंने कहा आप इतने खुश क्यों हैं? कहते हैं जी कि इमरान खान के 3.5 साल के दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो गई है और इन्होंने जो डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए, हज़ारों क्रिकेटर्स को इन्होंने बेरोज़गार कर दिया, क्लब बंद हो गए। इस्लामाबाद में क्रिकेट का बुरा हाल है, लाहौर में, हर जगह पे देखें ये बंदा क्रिकेटर है, इसने पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत के दिया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो है वो PMLN या PTM या PPP या JUI नहीं है। मुखालफत में सबसे ज़्यादा मुखालफत में क्रिकेटर कम्युनिटी है, क्योंकि आप लोग उनसे बात नहीं करते। मैं आपको जी हमें अंदाजा है कुछ हमारे दोस्त हैं और जितने बुरे और नामसाइद हालात से गुजरे हैं वो लोग मतलब बयान नहीं किया जा सकता, कितने ही बेरोजगार हो। वो कहते हैं जी कि हम बड़े खुश हैं कि इमरान खान की जो है ना हुकूमत की अचकन जो है वो अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस के जरिए फाड़ दिया। अब इमरान अच्छा मीर साहब प्लीज आप इस पे बताइएगा, ये एक्चुअली लिखा गया है पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ, इसमें कह रहे हैं कि जी ये मैं आपको लगेगा शायद या देखने वालों को लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है। फैसला किया गया है कि तकरीरें इतनी लंबी की जाएंगी कि
वोटिंग की नौबत ना आ सके। ये जो आप अभी ये मैं तो वैसे मजाक कह रहा था, लेकिन ये हकीकत निकली है। मैं क्या कह रही हूं, लिखा हुआ है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं, जो मैंने आपको बात पहले कही थी कि इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल क्या है। भाई आपने, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का ऑर्डर ही नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कल आपको ना सिर्फ डेट दे दिया है बल्कि टाइम फ्रेम दे दिया है, और आपको पाबंद किया है कि आपने कल रात तक 10 बजे से पहले आपने नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग मुकम्मल करवानी है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आपका स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अगर इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं करवाएगा तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शिकार करवाना चाह रहे हैं। अच्छा मीर साहब, अगर 30 सेकंड हमारे पास, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास सर्टनली आपकी मुलाकात भी रहती है, जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं लोग नजर आ रहे हैं, ये कितने दिन और नजर आएंगे या इनमें से कुछ नहीं भी नजर आएंगे? शहबाज गिल का तो मुझे बताया किसी ने कि वो जा रहे हैं आज, जी वो जा रहे हैं कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस को टैकल करने के लिए जो गलत कानूनी मशवरा जिन लोगों ने दिया है वो लोग इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पिछली हुकूमत के साथ भी नहीं रहे और वो इस हुकूमत के साथ भी नहीं रहे। और वो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑपोजिशन की कोई पार्टी है वहाँ पे उनको जगह मिल जाए। फ़रोग नसीम साहब तो वापस चले गए ना, MQM के साथ ही वो वापस चले गए। और 3 मिनिस्टर्स जो हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत करीबी 3 मिनिस्टर्स जो हैं इमरान खान के, वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कोई ऑपोजिशन पार्टी उनको ले ले, लेकिन कोई ऑपोजिशन पार्टी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो अब ऐसी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ रब्ता कर रहे हैं जिनकी कि पंजाब में स्टैंडिंग ही नहीं है, ताकि उनके कोटे में से टिकट लेके तो वो पंजाब में पॉलिटिक्स करें। इमरान खान साहब को आज उनका आखिरी दिन है बतौर वज़ीर आज़म। कल से परसों से 3-4 दिन के बाद उनके साथ जो होना है, तो उम्मीद है कि खब्ते अज़मत का जो खुमार है या बुखार है वो बड़ी जल्दी उतर जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। आपको बताइए बात है कि होपफुली खान साहब अब रिकग्नाइज कर लिया हो उन्होंने कि किसने उनको ये सारी एडवाइस दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यही तो वक्त है कि अब वो असेस करें। ऑब्वियसली आगे इलेक्शन दोबारा आने हैं। मेरा ख्याल है कि हम एक ट्रिब्यूट शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, मारूफ गुलकार बल्कि लेजेंड हमारे असद अमानत अली खान को हमसे पिछले 15 बरस हो चुके हैं, टाइम तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, लंबे चौड़े ट्रिब्यूट का सुनते रहे और सुनते जाइए, ब्रेक लीजिए और वापस आइए। वेलकम बैक। आप अपना इफ्तारी मेन्यू सेट कर रही थी? नहीं, मैं एक लड़ाई कर रही थी छोटी सी। अच्छा ये भी हो गया है ना, आपको पता है कि वो हमारे मुझे समझ आ गया कि जब लड़ाई की बात हो रही है तो आजकल और किसी चीज के बारे में लड़ाई नहीं हो रही। हाँ एग्जैक्टली, टॉपिक भी पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव हो गए हैं कुछ हमारे बड़े करीबी दोस्त जो मुल्क में वैसे रहते नहीं है, लेकिन मुल्क का दर्द बहुत है उनके दिल में। एंड वी अप्रिशिएट इट, वी डू अप्रिशिएट इट। लेकिन मतलब अभी मैंने ये भी कहा है कि जी हम तो लाइव ऑन एयर है, कहते हैं इसीलिए तो अभी बात कर रहे हैं क्योंकि आप लाइव ऑन एयर है। अच्छा, सबके लिए पता है ये है कि सब अपने अपने मोर्चों से बराए मेहरबानी बाहर निकलें, और ये इतनी जो स्टॉन्च ऑपोजिशन और डिवीजन और दुश्मनियां हो गई हैं ना, प्लीज इसको खत्म करना चाहिए। खैर दिस इन इटसेल्फ शुड टेल यू समथिंग कि आप अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों से ये कोई टॉपिक है जिस पे आप लड़ें और उसके बाद फिर ऐसी लड़ाइयां हो जाएं कि बात भी नहीं हो रही। हाँ, मतलब डोंट डू दैट, अल्लाह माफ करे, जिंदगी में इज नॉट वर्थ इट। कभी आजमाइश आए तो आपके अपनों ने आपके साथ खड़े होना है, और ये बिल्कुल वो चीज लोगों ने नहीं खड़े होना। वर्थ चीज पे लड़ाई हो रही हो तो अच्छा जी, सो दिस इज द लेटेस्ट। वजीर आजम इमरान खान आज एक मरतबा फिर कौम से खिताब करेंगे, और जिसके लिए सरकारी टीवी की टीम उनके खिताब की रिकॉर्डिंग के लिए बनी गाला के लिए रवाना हो गई है। और कुछ ही देर में जब ये खिताब रिकॉर्ड हो जाएगा तब वैसे हम आपको क्यों बताएंगे, जब आप खिताब ऑन एयर होगा तब देखिए, तब आप देख ही लेंगे। वैसे ये बात आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से हम वज़ीर आज़म के ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर, मैंने फिर का इजाफा किया जी बिल्कुल, ऑन अ रेगुलर बेसिस हम खिताब सुन रहे हैं। तो आज की क्यूरियोसिटी बस ये होगी कि आज वो क्या मुख्तलिफ कहेंगे। तो ये भी एक सुनने वाली चीज़ है जो आपको ऑब्वियसली वो उतनी ही मुख्तलिफ बातें करेंगे जितनी वो अपने 126 दिन के धरने में रोज किया करते थे। अच्छा, कोई टाइम उन्होंने कुछ बताया? शाम में उन्होंने कहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर मुझे ये लगी है कि ये फैसला हुआ है बाज़ाब्ता कि इतनी लंबी तकरीरें की जाएं कौमी असम्बली के इजलास में कि वोटिंग का टाइम। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो कैबिनेट मीटिंग हुई है आज, हम दोबारा अगर आप, क्योंकि हम नए घंटे में इस वक्त आए हैं, तो आपको बता दें कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बताया गया है, ये चीज़ सामने आई है कि उनको यही एडवाइस किया जा रहा है कि लंबी लंबी तकरीरें करें ताकि टाइम सबका वेस्ट हो।
अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन, मतलब वरना तो फिर बातें ऐसी हैं कि जो पूरा दिन इसी पे आजकल निकल रहा है। लेकिन थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छी खबर ये है कि पिछले 4-5 दिनों में कोविड डेथ्स कोई रिपोर्ट नहीं हुई, यानी कोई भी अमवात बिकॉज ऑफ कोरोना कोई रिपोर्ट नहीं हुई। एंड दिस इज़ अमेजिंग। बीच में 1-2 दिन ऐसे आते रहे हैं, बट तसलसल से 5वें दिन हम पहुंच गए हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। सोचा इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का प्रॉबेबली आज आखिरी दिन हो सकता है। एक चीज़ आपको पता ही है, तनकीद तो करते ही हैं, जो भी हुकूमत जाती है, जो हुकूमत में होता है उस पर भी तनकीद होती है, लेकिन एक चीज़ जिसकी दाद देनी बनती है वो है डॉक्टर फैसल सुल्तान, असद उमर और इनकी टीम जो NCOC थी, और जिस तरह पेंडेमिक के दौरान इन्होंने किरदार अदा किया, और जिस तरह से पाकिस्तान में चीज़ें मैनेज की गई, और जिस तरह से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का सारा सिलसिला मैनेज किया गया, कमेंडेबल, हैट्स ऑफ, और ये वाकई तारीख में याद रखा और ये दुनिया ने मतलब इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। ये तो ऐसी चीज़ है कि ये वो काम होते हैं जो उभर के ऊपर आते हैं। और इसीलिए अच्छे काम अगर आपके हिस्से में आए हों तो उसको सबोताज नहीं करना चाहिए, छोटे काम करके, छोटी हरकत करके। Having said that, let's move on। ज़रा इफ्तारी का वक्त भी नज़दीक आ रहा है, तो कुछ शहरों में आपको ले चलते हैं और वहाँ किस तरह इफ्तारी हो रही है और क्या क्या एहतमाम है। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दैट। अच्छा जी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा नहीं, अब चलें ठीक है, अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसको करके, जिसको देख के आपके मुंह में पानी आएगा। अभी हम पहले तो कराची में हैं, तो कराची से ही शुरू करते हैं, और कराची से हमें बता रहे हैं राना जावेद। ओवर टू यू राना जावेद, किधर हैं आप, बताएं। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में हमारे सहरी और अफ्तार के दस्तरखान पर अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हमारे दस्तरखान पर सजी होती हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर पर तैयार की जाती हैं। कराची की हैदराबादी गली जो है उसकी बहुत सारी सौगात हैं जो मशहूर हैं, और उसके बगैर जो है कराची के वालों की दस्तरखान जो है नामुकम्मल तस्वुर किए जाते हैं। तो लोग यहाँ से क्या ख़रीदते हैं, क्या चीज़ें यहाँ की पसंद बात करते हैं। हैदराबादी चिकन बिरयानी इन लोगों ने कच्चे गोश्त की बड़ी बेहतरीन बनाई हुई है, और अरबी हरीस है, इसमें भी चिकन और बीफ की है, तो मैं बीफ की लेने आया हूँ। लुखमी है, हैदराबादी पकोड़े हैं। अगर ये चीज़ ना हो दस्तरखान पे तो इफ्तार में मज़ा नहीं आता है। मुख्तलिफ और बेशुमार सौगात हैं, मुख्तलिफ खाने हैं जो लोग समझते हैं कि उनकी दस्तरखान की ज़ीनत बनने चाहिए। तो ये सूरत हाल है कि रमज़ान मुबारक में लोग अपने दस्तरखान की रौनकें बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी करते हैं। ये वही जगह है जहाँ अचार वगैरह मिलते हैं, बहुत ही आला जगह है। अब्दुल्ला डजंट नो, लेकिन मैं और हमारी टीम हम यहाँ गए हुए हैं और हमने हैदराबादी गली एग्जैक्टली कहाँ पे है, प्लीज़ मुझे बताएं सर। दिल्ली कॉलोनी कहाँ था ये, जल्दी से याद दिला दें। के सामने है, जेल चौरंगी के पास, ठीक है बिल्कुल। तो हमने इधर जाके कवर भी किया था। यू एंड देयर वी डिलिबरेटली डिडंट टेक। मेरी बात सुने, मतलब कि कच्चे गोश्त की बिरयानी और जिस तरह वो सफाई से बन रही थी अब्दुल्ला, दैट वाज अमेजिंग। अच्छा छोड़ दो सब कुछ, ये पकौड़े देखे थे आपने, ये मिर्चों वाले? मैं नहीं बोल सकती, मतलब ये असल में ये थे जो इसको कन्वर्ट करके पेरी बाइट्स बना दिया गया। हाँ एग्जैक्टली, पेरी बाइट्स मतलब पकौड़े, मिर्चों के पकौड़े। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं पेशावर, और पेशावर में हमें अपडेट करेंगे अबू बकर सिद्दीक। जिस वक्त मैं पेशावर के पुआरा चौक में मौजूद हूँ, ये पेशावर का बड़ा फूड पॉइंट है। यहाँ पर मामूल में भी काफ़ी रश होता है, लेकिन माह रमज़ान में यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होती है, और ख़ुसूसन अफ्तारी से कुछ घंटे कबल शेरों की बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पहुँच जाती है। इस वक्त यहाँ पर मेरे पस मंज़र में भी देखा जा सकता है कि शेरी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के दही बल्लों की, तो यहाँ के दही बल्ले काफ़ी डिलीशियस होते हैं, और यही वजह है कि बड़ी तादाद में यहाँ से लोग अपने घरों अफ्तारी के लिए ये दही बल्ले लेकर जाते हैं। और दही बल्ले का नाम लेते ही मेरे मुंह में भी पानी आ गया, और इसी वजह से मैंने और मेरे कैमरामैन सदीक बंगश ने पहले से ही दही बल्ले ले लिए हैं, क्योंकि बाद में दही बल्ले का मिलना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा, हुआ ये कि हमारे साथ भी एक बड़ी स्क्रीन है, और जब खाने आते हैं तो हम दोनों का मुंह जल्दी से उधर मुड़ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना हो जाता है फिर। अच्छा, अभी हम लाहौर जा रहे हैं, आपको पता है मुकाबला ही पड़ गया, हर जगह ही अच्छी मुकाबला तो पड़ गया है। और लाहौर, वैसे लाहौर को लोग ख्वाबों का शहर कहते हैं, मुझे इससे ज़रा बसत एहतराम इख्तिलाफ है एक लाहौरी होने के नाते, क्योंकि लाहौर में क्वांटिटी पे तो फोकस होता है, लेकिन क्वालिटी और जायके पे शायद इतना एम्फेसिस नहीं होता। अच्छा, मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में मेरा कोई फेवरेट खाना है, सो आई एम ओके विद वेयरएवर आई गो। इस वक्त हम लाहौर जा रहे हैं। वैसे जवाद मालिक इज रिपोर्टिंग फॉर अस। जी, रमज़ान मुबारक में जब अफ्तारी का टाइम आता है तो उस वक्त तो हर चीज़ खाने की जो अच्छी लगती है, लोग बड़ी तादाद में समोसे घर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। लोगों का यही कहना है कि जो अफ्तारी का टाइम होता है उस वक्त हमें ख़ास तौर पर नमकीन जो अशिया हैं, जिसमें पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ,
ये ज़्यादा दिल को लुभाती हैं और हमें मनपसंद है और हम ज़्यादातर अफ्तारी इन्हीं अशिया से करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ख़ासतौर पर जो शिकवा किया समोसों के हवाले से, उसकी कीमत के हवाले से, उनका कहना है कि जब पिछले रमज़ान में यहाँ पर आते थे तो जो समोसा होता था आलू वाला वो 25 रुपये का और चिकन जो समोसा था वो 25 से 30 रुपये मिलता था, लेकिन आज उसकी कीमत बढ़कर 40 रुपये आलू का समोसा है और 50 रुपये चिकन का समोसा हो चुका है। और जो कचौरी है फ़ी अदद उसकी कीमत 70 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। बाज़ार में इस वक्त दही भल्ले ले लें, पकौड़े, समोसे और इस तरह की बाकी अशिया, फल, सब्जियाँ सब इस वक्त बुलंद हैं और ख़ास तौर पर इन चीज़ की अशिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए और आवाम को जो चीज़ें सस्ते नरखों पर उन्हें दस्तियाब होनी चाहिए। जवाब जो है ना, मुझे लग रहा है इनको शायद रोज़ा लग रहा था, स्ट्रेस में लग रहे थे। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे वो गालिब मार्केट के समोसे याद आ गए, और पीछे इतने समोसे हैं तो बंदा खा भी ना सके तो स्ट्रेस में तो वैसे ही आ जाते हैं। लग रहा है कि मुझसे क्या काम करा रहे हो, बट एनीवे। अच्छा जी, कोयटा नाउ एंड नदीम कौसर रिपोर्टिंग फॉर अस। रमज़ान मुबारक के दौरान अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनाई जाती हैं, लेकिन कोयटा में जो है वो अफ्तारी के दौरान सज्जी की डिश जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जिना रोड पर, जहाँ एक दुकान है जहाँ सज्जी तैयार की जा रही है। इसमें मटन की सज्जी भी होती है और चिकन की सज्जी भी। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। बड़ी खबर, होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पंजाब असेंबली को एक्चुअली ताले लगाकर हुआ क्या, अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में अहम रिकॉर्ड तल्फ किया जा रहा है, फाइलें गायब की जा रही हैं, फाइलें मुंतकिल की जा रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है किसी अहम शख्सियत के कहने पर। और इसमें बहुत से अहम दस्तावेजात भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तल्फ या गायब की जाने वाले रिकॉर्ड में असेंबली इमारत की तामीर व मुरम्मत का रिकॉर्ड भी शामिल है, नए मुलाजमतों से मुताल्लिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं और इनमें से बहुत सी फाइलों को नामालूम मकाम पर गाड़ियों में डाल कर मुंतकिल किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, दिस इज अलार्मिंग, मतलब ये कौन सा रिकॉर्ड है और किसको क्या खदशात और किसको क्या डर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हेर फेर की जा रही है? देखिए जी, सबसे पहली बात जो भी हो रहा है ये गैर कानूनी हो रहा है और ये जो हमारे मेरे सीनियर रिपोर्टर हैं आजम मलिक की, उनकी स्टोरी है कि ये जो रिकॉर्ड गायब हो रहा है। लेकिन हम आपको दूसरी तरफ ये बताते चलें कि जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील करने के 3 नाम वफाक को भेजे गए हैं, उसमें वजह ये हुई कि गवर्नर हाउस में एक इजलास किया गया जिसमें जहां चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाया गया, उसमें गवर्नर भी थे, उस्मान बुजदार भी थे, लेकिन सबसे अहम बात जो इस वक्त वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं हुकूमत के, परवेज इलाही के साहबजादे मोहन सलाई भी मौजूद थे। वहाँ उन पर जोर डाला गया कि जो एमपीज हैं उनकी वफादारी चेंज करने के लिए उन पर जोर डाला जाए, जो किसी के पुराने मुकदमात हैं तो उनके मुकदमात को सामने लाया जाए और उसके अलावा कोई नए मुकदमात ऐसे किए जाएं जिससे इनकी वफादारी चेंज हो। कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में मोहन सलाही साहब और नए गवर्नर पंजाब साहब मीटिंग करते हैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से, राव सरदार साहब से, और उन्हें कहते हैं कि बंदे इधर उधर करो या पकड़ो या मैनिपुलेशन करो। ये हुआ जी, राव सरदार साहब भी थे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब दोनों थे। इन दोनों अफसरान ने बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये गैरानी अमल है, जिस तरह हुकूमत जो है वो इंतजामिया के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी अमल हम नहीं कर सकते, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद जब वो आए हैं तो उसके बाद ये 3 नाम जो हैं वफाक को भेज दिए गए हैं। अब सोचा ये जाए कि कल जिस तरह आदम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इजलास हो रहा है, उसमें जो नई गवर्नमेंट कल आनी है तो वो एक दिन के लिए आईजी किस तरह चेंज किया जाएगा, क्योंकि जिस पे जो ऑर्डर है वो वफाकी हुकूमत ने करना है, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, वरना ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये पंजाब में अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। इसकी ये जो अमल है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और जब दूसरे बताते चलें आपको कि जो अभी पिटीशन दाखिल की गई है मुस्लिम नून की तरफ से हाई कोर्ट में, उस पर पीर को उस पर समाअत होनी है, लेकिन यहाँ पर ये मामला ये है कि ये गैरानी कम ये प्रोसीजरल इशू है उसमें। अच्छा रईस साहब, एक और अहम खबर आई है। रईस साहब, एक और खबर जिसमें काफी इंटरेस्ट है लोगों का, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि ये क्या बात है। फराह खान और उनके खामन के नाम पर 19 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं और फराह खान के नाम पर 2 पोर्शे समेत 12 गाड़ियां जो हैं वो भी दर्ज है। ये क्या मामला है, ये क्या बातें उठ रही हैं? देखिए, पहले मामला छुपा रहा, लेकिन क्योंकि जब वो हुकूमत में थी, एक बासर खातून थी, उन्होंने अपने गांव में भी बहुत काम कराया, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत में बहुत असर रसूल रखती थी। अब इसमें जो उनकी रिकॉर्ड हमारे सामने आया, 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 12 फरा के नाम है
और बाकी 7 गाड़ियां जो हैं उनके हस्बैंड एहसन जमील के नाम है। और इसमें 2013 और 2015 में उन्होंने 2 पोर्शे कारें भी खरीदी थी और 2019 में उन्होंने एडवांस के तौर पर 3 करोड़ 60 लाख की एक और पोर्शे बुक कराई थी। और उसके अलावा जिस घर में वो इस वक्त रिहाइश पजीर थी डिफेंस में, वो उसकी मालियत भी 22 से 25 करोड़ है जो उनके नाम है रिकॉर्ड में। ये सारी चीजें उनके नाम है। जो उनके हस्बैंड है उनके नाम तो लोकल 7 गाड़ियां लोकल मेड, लेकिन उनके अपने नाम पोर्शे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है रीवो और वीगो वो उनके नाम है। और तो क्या इनकी फराह खान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और चूंकि इनका बहुत जिक्र हो रहा है और ये गाड़ियां शाड़ियां भी बीच में आ रही हैं, तो ये करती क्या है? फराह खान जो है ये पहले तो एक आम सी लेडी थी, मुख्तलिफ जगह पे काम करती रही, लेकिन जब इनकी एहसन जमील से शादी हुई, एहसन जमील के वालिद साहब इकबाल गुजर नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और 3-4 बार वजीर रह चुके हैं। इनकी गुजरांवाला में प्रॉपर्टी थी और उसमें इन्होंने गुजरांवाला में फिर एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की जिसमें फराह खान जो है बिल्कुल इन हुई और उसमें इस जो मौजूदा गवर्नमेंट में उसमें उन्होंने कुछ फेवर भी ली, लेकिन अब इसकी तफसील आनी बाकी है। फिर ऐसा ऐसा इन्होंने एक और कंपनी बनाई, उसकी भी मुख्तलिफ सोसाइटी, इनका मेन इन्होंने प्रॉपर्टी का ही काम शुरू किया और ये फराह खान खुद करती थी और खुद ही जो जो चीजें थी उसमें खरीदती रही। इसमें अभी FBI जो है मजीद इसमें डिटेल भी ले रहा है उनकी और कौन कौन सी चीजें हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर चीजें जो है घर हैं या कुछ कारें ये उन्होंने FBI में डिक्लेयर ऑलरेडी की हुई हैं। शुक्रिया रईस साहब, बहुत ही होशरुबा इंकशाफात हैं फराह खान से मुताल्लिक भी कि किस तरह अपना बगैर कुछ होने के बावजूद भी वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती रही। क्योंकि किसी के पास 15-20 गाड़ियां होना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये बैकग्राउंड जो है वो जानना जरूरी है। कल एक अहम दिन है, कौमी असम्बली का इजलास होगा। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो।